नमस्कार। सोच के देखिए, 1,78,000 लोगों की नौकरी और एक दशक से भी ज्यादा लंबी कानूनी लड़ाई। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के उन्हीं शिक्षा मित्रों की जिनकी जिंदगी पब्लिक पॉलिसी और कोर्ट के चक्कर में उलझ कर रह गई। तो चलिए इस पूरे कॉम्प्लेक्स मामले को आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक सिंपल भर्ती का मामला नहीं है ना। ये तो पब्लिक पॉलिसी, एजुकेशन राइट्स और एम्प्लॉयमेंट के रूल्स पर एक जबरदस्त केस स्टडी है। इससे ये पता चलता है कि कैसे कभी-कभी एक अच्छे इरादे से शुरू हुई स्कीम भी आगे चलकर एक बहुत ही पेचीदा कानूनी पहेली बन जाती। तो सवाल यही उठता है ना, आखिर हुआ क्या? कैसे टीचर्स की कमी पूरी करने के लिए बनाई गई एक सिंपल सी स्कीम लगभग 2 लाख लोगों की जिंदगी पर असर डालने वाली एक दशक लंबी लीगल बैटल बन गई? इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हम इसके सफर के हर इंपॉर्टेंट पड़ाव पर रुकेंगे। शुरुआत करेंगे कि ये शिक्षा मित्र आखिर आए कहां से, फिर देखेंगे कि नए नेशनल रूल्स ने कैसे सब कुछ बदल दिया। बात होगी पहली अदालती लड़ाई की, सुप्रीम कोर्ट के दिए गए दूसरे मौके की, उस कंट्रोवर्शियल एग्जाम की, और हाँ, आखिर में उस फाइनल फैसले की जिसने सब तय कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है साल 1999 में उत्तर प्रदेश से। उस वक्त स्टेट में टीचर्स की भारी कमी थी और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार एक सोल्यूशन लेकर आई। इन्हें नाम दिया गया शिक्षा मित्र। ये बेसिकली पैरा टीचर्स थे, मतलब उन्हें लोकल लेवल पर 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता था ताकि बस स्कूलों में पढ़ाई न रुके। इनकी भर्ती का सिस्टम बड़ा सिंपल सा था। सिलेक्शन गांव के लेवल पर ही हो जाता था। क्वालिफिकेशन सिर्फ इंटरमीडिएट पास, और सैलरी नहीं बल्कि एक छोटा सा ऑनरेरियम, मतलब एक मानदेय मिलता था। और हां, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्हें रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का दर्जा नहीं दिया गया था। और ये कोई छोटी मोटी स्कीम नहीं थी। इसके तहत लगभग 1,78,000 लोगों को काम पर रखा गया था। सोचिए कितना बड़ा नंबर है। यही नंबर इस पूरे मामले के ह्यूमन एस्पेक्ट को सामने लाता है। तो कई सालों तक सब ऐसे ही चलता रहा, लेकिन फिर आया एक नेशनल लॉ जिसने पूरी गेम ही बदल दी। साल 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी RTE एक्ट लागू हुआ। इस कानून ने पूरे देश के टीचर्स के लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन सेट कर दी। अब यह कंपलसरी था कि हर स्टेट इन क्वालिफिकेशंस को फॉलो करे। और इन क्वालिफिकेशंस में सबसे जरूरी चीज थी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट। अब अगर किसी को टीचर बनना है तो ये एग्जाम क्लियर करना ही पड़ेगा, सिंपल। अब ये जो कंपैरिजन है ना, यही इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की जड़ है। एक तरफ थे शिक्षा मित्र जिनके लिए क्वालिफिकेशन थी सिर्फ इंटरमीडिएट, ना कोई ट्रेनिंग, ना कोई एंट्रेंस एग्जाम, और दूसरी तरफ थे नए नेशनल स्टैंडर्ड्स, ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल टीचर ट्रेनिंग और सबसे बढ़कर टेट एग्जाम पास होना जरूरी। असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई, क्योंकि ज्यादातर शिक्षा मित्र इन नए रूल्स के हिसाब से क्वालिफाइड ही नहीं थे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने एक मूव चला, एक ऐसा मूव जिसने इस मामले को सीधा कोर्ट में पहुंचा दिया। स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया? उन्होंने अपने स्टेट रूल्स में अमेंडमेंट किया और इन सभी शिक्षा मित्रों को परमानेंट असिस्टेंट टीचर के पोस्ट पर रेगुलराइज करने का फैसला कर लिया। एक तरह से उन्होंने नए नेशनल स्टैंडर्ड्स को बाईपास कर दिया। ऑफ कोर्स, ये मामला हाई कोर्ट गया और फिर वहां से सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों का इस तरह से रेगुलराइजेशन यानी उन्हें परमानेंट करना कानून के खिलाफ है। इसे मंजूरी नहीं दी जा सकती, पीरियड। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1,78,000 लोगों के फ्यूचर को देखते हुए मामले को यहीं खत्म नहीं किया। उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला, एक कॉम्प्रोमाइज। कोर्ट ने कहा, ठीक है, इन शिक्षा मित्रों को आने वाले टीचर रिक्रूटमेंट के लगातार दो मौके दिए जाएंगे। उन्हें एज लिमिट में भी छूट मिलेगी और उनके सालों के एक्सपीरियंस के बेसिस पर कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स यानी वेटेज भी दिया जाएगा। इस फैसले के बाद पहली असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम यानी ATRE 2018 हुई। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स थे 45% जनरल के लिए और 40% रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। ये नंबर्स याद रखिएगा क्योंकि आगे की कहानी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आती है कहानी अपने सबसे कंट्रोवर्शियल मोड़ पर। ये शिक्षा मित्रों के लिए दूसरा और आखिरी मौका था, और ठीक यहीं रूल्स में एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया। तो हुआ ये, 6 जनवरी 2019 को एग्जाम कंडक्ट हुआ। एग्जाम से पहले कोई नहीं जानता था कि पासिंग मार्क्स कितने होंगे। और फिर एग्जाम के ठीक अगले दिन 7 जनवरी को सरकार ने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अनाउंस कर दिए।
इसे ही गेम के बीच में रूल्स बदलना कहा गया। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था। जहां पिछले एग्जाम में क्वालिफाइंग मार्क्स 45% थे, वहीं इस बार उन्हें सीधा बढ़ाकर 65% कर दिया गया और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 40% से सीधा 60%। ये एक बहुत बहुत बड़ा जंप था। जाहिर है ये फैसला फिर से कोर्ट में चैलेंज हुआ। हाई कोर्ट के एक सिंगल जज ने इसे गलत ठहराया। उनके फैसले में साफ कहा गया कि ये मूव ऐसा लगता है मानो उन लोगों को बाहर करने की कोशिश है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक एक्सपीरियंस का वेटेज मिलना था। लेकिन कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। सिंगल जज के इस फैसले के खिलाफ सरकार ने अपील की, हाई कोर्ट की एक बड़ी बेंच यानी डिवीजन बेंच के सामने। और यहां कहानी में एक और ट्विस्ट आया। बड़ी बेंच ने सिंगल जज के फैसले को पलट दिया। उनका लॉजिक क्या था? उनका कहना था कि सरकार को यह अधिकार है कि वो एजुकेशन की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स सेट करे। उन्होंने ये भी कहा कि बेस्ट कैंडिडेट्स चुनने के लिए एग्जाम के बाद कट ऑफ तय करना कोई अनोखी या गलत बात नहीं है। तो बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर उस हायर 65% और 60% के कट ऑफ को सही मान लिया गया। तो इस पूरी कहानी के बाद एक बड़ा सवाल पीछे रह जाता है। क्वालिटी एजुकेशन के लिए स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने और गेम के रूल्स को बीच में बदलने के बीच की जो पतली सी लकीर है, वो आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।